सुप्रभात। मेरा नाम शुभम कुमार और मैं 10वीं अ का छात्र हूँ और आज हम करने वाले हैं पाठ साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका हैं मधु कांकरिया जी। मधु कांकरिया जी ने इस पाठ में अपनी सिक्किम की यात्रा का वर्णन किया है। एक बार वे अपने मित्र के साथ सिक्किम की राजधानी गंगटोक घूमने गई थीं। वहाँ से वे युमथांग, लायुंग और कटाऊ गईं। उन्होंने इस पाठ में सिक्किम की संस्कृति और वहाँ के लोगों के जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। पाठ में हिमालय और उसकी घाटियों का भी सुंदर वर्णन किया गया है। लेखिका वहाँ की बदलती प्रकृति के साथ अपने को बदलता हुआ भी महसूस करती हैं। वे कभी प्रकृति प्रेमी, कभी एक विद्वान संत या दार्शनिक के समान हो जाती हैं। लेखिका पर इस यात्रा का गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने इस पाठ का नाम एक नेपाली युवती की बोली हुई प्रार्थना से लिया। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। इस पाठ में प्रदूषण के बारे में भी बताया गया है। इसमें हमें सिक्किम के लोगों की कठिनाइयों के बारे में भी पता चलता है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ का सार। ये पाठ मधु कांकरिया द्वारा लिखा एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है, जो शहरों की भागम भाग भरी जिंदगी से दूर है। लेखिका गंगटोक को मेहनती बादशाहों का शहर बताती हैं, क्योंकि वहाँ के सभी लोग बड़े ही मेहनती हैं। वहाँ तारों से भरे आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है, जिसमें वे खो जाती हैं। वे नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो को गाती हैं। अगले दिन मौसम साफ ना होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, लेकिन ढेरों खिले फूल देखकर वे खुश हो जाती हैं। वे उसी दिन गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने अपनी सहयात्री मणि और गाइड जितेन नार्गे के साथ रवाना होती हैं। गंगटोक से युमथांग को निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखाई देती हैं, जो ध्वज की तरह फहरा रही थी। ये शांति और अहिंसा का प्रतीक है और उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब किसी बौद्ध या महात्मा की मृत्यु होती है तो वे उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये खुद नष्ट हो जाती हैं। कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत में भी रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती हैं। जितेन ने बताया कि कभी लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया, जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील कहा जाता है। नार्गे ने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाइयां की तरफ और बढ़ने लगे, वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पल पल परिवर्तित होते हुए महसूस हो रहा था। नीचे घर ताश के पत्तों जैसे छोटे छोटे दिखने लगे। हिमालय की विशालता दिखने लगी। रास्ते सक्रिय और घुमावदार होने लगे। गहरी खाइयाँ बादलों से भरी थी। हरियाली के बीच कहीं कहीं फूल भी खिले थे। हिमालय की सुंदरता ने यात्रियों को प्रभावित किया और वे प्रार्थना के लोकगीत गाने लगे। चांदनी की तरह चमकती तीस्ता नदी लगातार सिलीगुड़ी के साथ चल रही थी। प्रसन्न लेखिका ने भी हिमालय को सलामी देनी चाहिए थी कि जीप चलते हुए सेवन सिस्टर फॉल के सामने आ खड़ी हुई। झरने की कलकल और ठंडक ने लेखिका के मन की सारी दुर्भावना को खत्म कर दिया। सत्य और सौंदर्य की अनुभूति से वे भावुक हो उठी। झरने का पानी लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे वे उनके अंदर की सारी बुराइयां और दुष्टता को बहा कर ले जा रहा हो। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपने रंग ऐसा बदल रहा था जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ अचानक बदल रहा था। थोड़ी देर के लिए जीप थिंक ग्रीन लिखे शब्दों के पास रुकी। वहाँ सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहुत सारे झरने थे। नीचे पूरे वेग से बह रही तीस्ता नदी थी। सामने हल्की सी धुंध थी। ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी, जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की सी चारों ओर बिखेर रही थी। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया। एक कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ी रास्ता को चौड़ा बना रही हैं। कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है।
क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिर जाते हैं। यदि उस समय सावधानी ना बरती जाए तो जानलेवा हादसा हो जाता है। लेखिका को लग रहा था कि सभी जगह आम जीवन की एक ही सी कहानी है। आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूली बच्चे मिलते हैं। जितेन नार्गे ने बताया कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम भी करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। जंगल से लकड़ी काट कर लाने, पानी भरने और मवेशियों को चराने के काम स्त्रियों के साथ जुड़े बच्चे को देखकर लेखिका को पहाड़ी जीवन की कठिनाइयों का एहसास हुआ। उसे लगा मैदानों की तुलना में पहाड़ों में भूख, मौत, दीनता और जिंदा रहने को लेकर संघर्ष अधिक है। जैसे जैसे ऊंचाइयां बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। अब रास्ता और दंग हो रहा था। आगे सरकार की गाड़ी धीरे चलाने की सावधानी के बोर्ड लगे थे। शाम के समय जीप चाय बागानों में से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियां सिक्किमी परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। चारों ओर इंद्रधनुषी झंडा बिखेर रहे थे। यूमथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफर की थकान उतारने के लिए तीस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया। लेखिका की सहयात्री मनी ने बहुत सुंदर नृत्य किया। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका के साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। लेखिका को वहां पर बर्फ देखने की इच्छा थी, लेकिन वहां उसे बर्फ कहीं नहीं दिखी। एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गया था। कटाऊ में बर्फ देखने को मिल सकती है। कटाऊ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मनी, जिसने स्विट्जरलैंड घूमा था, उसने कहा ये स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। कटाऊ को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसलिए ये अभी तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। लायुम से कटाऊ का सफर 2 घंटे का था। कटाऊ का रास्ता बहुत खतरनाक था। जितेन अंदाजे से गाड़ी चला रहा था। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे। कटाऊ पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। सभी सहयात्री वहां के वातावरण में अपनी फोटो खिंचवा रहे थे। लेखिका वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाएगा। मनी के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी थी। वे कहती है प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती हैं। प्रकृति का ये जल सचमुच अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हिमशक्करों का हम पर बहुत बड़ा कर्जा है। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई देने लगी। क्योंकि ये एक बॉर्डर एरिया था और थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा थी। कनकनाती ठंड में पहरा देते फौजियों की कर्तव्य निष्ठा ने लेखिका को भावुक बना दिया। पौष और माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे, ऐसा लेखिका सोचने लगी। वहां जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। कटाऊ से यूमथांग की ओर जाते हुए प्रियोता और रुटेंड्रो में फूलों की घाटियों को भी देखा। यूमथांग जगह कटाऊ जैसी सुंदर नहीं थी। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता है। यूमथांग वापस आकर उन लोगों को यहाँ सब फीका फीका लग रहा था। वहाँ एक सिक्किमी यात्री ने जब अपना परिचय इंडियन कहकर दिया तो लेखिका बहुत खुश हो गई। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वे भारत का हिस्सा बन गया है। इससे वहाँ के लोग बहुत खुश हुए हैं। रास्ते में गाइड नार्गे ने चांदनी रात में भौंकने वाले कुत्ते दिखाए। गुरु नानक के पद चिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर भी दिखाया जहाँ कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर बाहर गिर गए थे। आगे उन्हें खेदू नामक 1 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र भी दिखा जहाँ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। नार्गे ने पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की जानकारी भी दी और अंत में उन्होंने कैप्टन शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटॉक को पर्यटन बनने और नए राष्ट्रों के साथ नए स्थानों को खोजने के प्रयासों की जानकारी भी दी। धन्यवाद। तो इसी के साथ पाठ का सार खत्म हुआ। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा।